अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह की सोच में आपको कहेंगे वार्म वेलकम। मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ गजल और मेरे साथ है हसनैन। वैसे तो ये इंट्रो करा चुके थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने गलत करवाया था। नहीं, मैंने सोचा एक बार फिर से करा दूं। और आप सबको जुम्मा मुबारक भी। हसनैन आपको भी जुम्मा मुबारक। आज आपने ना अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे और हसनैन को लाजमी याद रखना है। आज बहुत कुछ है हमारे पास हमेशा की तरह आपको बताने के लिए। तो स्टार्ट हम कैसे करते हैं अपनी ट्रेंडिंग स्टोरीज से। पहली स्टोरी मेरे पास ये है कि पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ताउन से बरवक्त और मरबूत रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए और माड़ा के मशरक में समुद्र में डूबने वाली माल बरदार लकड़ी की कश्ती में सवार तमाम 20 पाकिस्तानी अमले को बाहिफाजत बचा लिया है। पाक बहरिया के मुताबिक कश्ती में ज्यादा मकदार में पानी दाखिल होने के बाइस वो डूबने के खतरे से दो चार थी और वाक़े की इत्तला मिलते ही ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर को मौसूल होते ही फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। ISPR का ये कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS और हुनैन और फ़ज़ाई वसाइल को फौरी तौर पर जो मुतासरा मकाम था उसकी जानिब रवाना किया गया। बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में कश्ती में सवार तमाम 20 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पाक बहरिया ने बताया कि रेस्क्यू किए गए तमाम अफराद को ज़रूरी तिबी इमदाद फराहम की जा रही है और उनकी हालत इत्मीनान बख्श बताई जा रही है। तर्जुमान के मुताबिक ये कामयाब ऑपरेशन पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की पेशा वराना सलाहियत, फौरी रद्द-ए-अमल और समुद्र में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की अमली मज़र है। इदारों ने इस अज़्म का इयादा किया है कि वो समुद्री हुदूद में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी। स्टार्ट अप विद दैट स्टोरी जिसमें 20 पाकिस्तानियों की जान बची है और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है जो कि इस वक्त आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, ट्रेंड कर रही है। और इसका क्रेडिट यकीनी तौर पे पाक बहरिया को जाता है। पाकिस्तान मैरीटाइम अफेयर्स के जितने भी एहलकार इस ऑपरेशन में शामिल थे उनको जाता है, उनकी क़यादत को जाता है कि जिन्होंने बहुत ही ऐसा स्टाफ उसकी तरबियत इस तरह की है, उसकी तमाम तर जो उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं वो इस तरह की हैं कि वो बर वक्त उनको बचाने में कामयाब हुए। सो डैट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी। ख़वातीन उज़्ज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको हज के हवाले से बताते हैं। आइंदा साल हज मज़ीद महंगा होने का इम्कान है, जिसके लिए आज़मीन को हज के अखराजात की मद में मज़ीद 1 लाख रुपये इजाफ़ी अदा करने होंगे। जो सोर्सेज हैं मजहबी उमूर के वजारत के, उनके मुताबिक आइंदा मुख्तसर हज गुज़श्ता साल की निस्बत 1 लाख रुपये महंगा होगा, जिसकी कीमत 13 लाख रुपये होगी। मुख्तसर हज 20 से 22 रोज़ पर मुश्तमिल होगा। तवील हज भी गुज़श्ता साल की निस्बत 50,000 रुपये महंगा होगा, जिसकी कीमत 12 लाख रुपये मुकर्रर कर दी गई है। तवील हज 40 रोज़ पर मुश्तमिल होगा। आज़मीन के लिए हज अखराजात को इंस्टॉलमेंट्स में भी जमा करवाने की सहूलत होगी। अखराजात 6 लाख की 2 अक़सात में जमा करवाने की सहूलत होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल मुख्तसर हज 12 लाख रुपये का था, जबकि तवील हज पर 11.5 लाख रुपए खर्च किए गए थे। बिल्कुल जी, आपको याद होगा कि अब से कुछ हफ्ते पहले ही हमने आपके साथ एक और भी खबर शेयर की थी हज के हवाले से। रजिस्ट्रेशन की उसकी जब शुरू हुई थी उसी वक्त हमने आपको बता दिया था कि आप रजिस्ट्रेशन भी करवा दें। और अब ये खबर आपको बताई है कि अब मज़ीद महंगा भी हो सकता है। और ज़ाहिर है जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उस तरह से असर जो है वो हर चीज़ पर आ रहा है। और इसी तरह से अब हज की जो अखराजात हैं उस पर भी असर आएगा इन चीज़ों का, और वो भी बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको खबर देते हैं जी। नई खबर ये है कि सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया और दारुल उलूम कराची मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक फतवा सामने आ गया है। सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया और दारुल उलूम कराची मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने यह कहा है कि माहिरीन की अब तक की तहकीक और राय के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है, बल्कि खाते में फर्जी नंबरों का इंदराज है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने मजीद ये कहा कि चाहे USDT में हो या फिर क्रिप्टो टोकन की सूरत में हो, क्रिप्टो करेंसी से खरीदना जायज़ नहीं है। मजीद उन्होंने ये कहा, मुफ्ती तकी उस्मानी के जो साहबजादे हैं हसन उस्मानी, उन्होंने तस्दीक की है कि क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक सामने आने वाला फतवा मुफ्ती तकी उस्मानी का ही है।
ले जी, एक नया फतवा सामने आ चुका है। हालांकि मुफ्ती साहब के हवाले से ये कहा जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी करते हैं। ये जो इस वक्त बैंकिंग निज़ाम है उसमें जितनी भी जी। तब्दीली आई, फिर आप बैंकिंग में देखिए कि पहले लोग नहीं जाते थे, फिर इस्लामिक बैंकिंग आई, इस्लामिक बैंकिंग के ज़रिए जो इंस्टॉलमेंट का निज़ाम आया, और बहुत सारे ऐसे फतवे जारी किए मुफ्ती साहब ने जो कि असर हाजिर को देखते हुए, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड को देखते हुए जारी किए। लेकिन क्रिप्टो के हवाले से अब ये फतवा आ चुका है कि इसमें ट्रेडिंग जायज़ नहीं है। क्रिप्टो पे जिन भी लोगों ने अब इन्वेस्ट किया हुआ, वो अगर इस फतवे को देखेंगे तो उसके बाद उनको शायद अपने एक दो कदम पीछे उनको लेने पड़ेंगे और उनको किसी और तरफ जाके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के हवाले से खबर देते हैं, जिन्होंने कौमी असम्बली की रुकनीत के दौरान हासिल होने वाली तनख्वाहें और मराज सरकारी खजाने में वापस करने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को 78,92,725 रुपये का चेक जमा करवा दिया है। सरदार अख्तर मेंगल जुमरात को कौमी असम्बली सेक्रेटरीट पहुंचे, जहां उन्होंने चेक के साथ एक ख़त भी जमा करवाया। अपने ख़त में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो 3 सितंबर 2024 से 11 फरवरी 2026 तक की मुद्दत के दौरान मिलने वाली तमाम तनख्वाहें और अलाउंसेस वापस कर रहे हैं। उन्होंने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट से दरख्वास्त की कि उनकी पार्लिमानी बैंक अकाउंट में मौजूद 78,92,725 रुपये की रकम सरकारी खजाने में मुंतकिल कर दी जाए। अख्तर मेंगल का कहना था कि सितंबर 2024 में बतौर एहतजाज इस्तीफ़ा देने के बाद से उन्होंने अपने पार्लिमानी बैंक अकाउंट से ना कोई तनख्वाह निकाली और ना ही किसी किस्म का अलाउंस इस्तेमाल किया। BNP के सरबराह ने अपने ख़त में कहा कि वो अवामी खिदमत में दयानतदारी, शफाफियत और एहतसाब के उसूलों पर कारबंद रहने के लिए पुरअज़्म हैं और इसी जज्बे के तहत ये रकम वापस की गई है। बिल्कुल जी, कल ये हुआ जो हमने अभी आपको खबर बताई है, और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया पर भी इसके ऊपर बहुत सारी बहस भी हो रही थी, लोग इस पर तबसरे भी कर रहे थे। लेकिन ये अच्छी बात उन्होंने कहा है कि जब से मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, जब से मैं वहाँ पर नहीं मौजूद था, जब से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद से मेरी कोई उस तरह से बैंक अकाउंट से नहीं हुई और उन्होंने वापस कर दिए। कल आपको याद होगा हमारे पास हमायूं मोहम्मद साहब भी थे और उनसे भी हम इसी मुतल्लिक बात कर रहे थे कि जो मराद दी जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनकी जानिब से भी ये बात की गई कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि इससे कोई अवाम को उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम को कैसे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अवाम को ही तो फ़र्क अवाम को ही तो फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 83 बरस की उम्र में PhD मिस्र की 83 साला खातून अमल इस्माइल अब्दो ने ये साबित कर दिया कि इल्म हासिल करने और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए उम्र कभी भी रुकावट नहीं बनती है। उन्होंने सोशियोलॉजी में PhD मुकम्मल करके ना सिर्फ एक मुनफरिद मिसाल कायम की, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए हौसले और अज़्म का पैगाम भी दिया। अमल कहती हैं कि वो 5 जुलाई को मंसूरा यूनिवर्सिटी के शोबा सोशियोलॉजी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की जानिब से उनके तहकीकी मुकाले की बुनियाद पर डॉक्टरेट की डिग्री अता की गई और उनकी इस कामयाबी की तालीमी हलकों में गैर मामूली करार दिया जा रहा है। अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमल ने ये बताया कि 83 बरस से ज़ायद उम्र में PhD हासिल करना दरअसल उन तमाम अफराद के लिए एक पैगाम है जो ये समझते हैं कि बढ़ती उम्र में ख्वाबों की तकमील की राह में रुकावट बन जाती है। उनके मुताबिक इंसान जब तक सोचने, सीखने और मेहनत करने की सलाहियत रखता है, उसे अपने मकासद के हुसूल की कोशिशें जारी रखनी चाहिए। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि उम्र सिर्फ एक अदद है, असल अहमियत इंसान के इरादे, खुद एतमादी और मुसलसल कोशिश की होती है। अल्लाह पर भरोसा और मजबूत अज़्म के साथ इंसान अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच सकता है, चाहे उम्र का कोई भी मरहला क्यों ना हो। क्या बात है जी, ये इजिप्शियन खातून हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। और देखिए कि जिस उम्र में लोग अपने घर से नहीं बाहर निकलते, मार्केट में नहीं जाते, बेड रेस्ट होता है, इवन वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक नहीं जाते कि हमारे घुटनों में प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है, हमसे चला नहीं जाता। उस उम्र में उन्होंने PhD की है और वो भी सोशियोलॉजी में किया। और अब जब उन्होंने PhD कर लिया तो डेफिनेटली शायद उनके और भी कुछ प्लान्स होंगे, शायद वो लेक्चर्स देंगी या फिर कुछ और करेंगी अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ये है कि आपको किसी भी उम्र के हिस्से में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हम जब जवानी अपनी गुजार लेते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि शायद हम जो कुछ हमने अचीव करना था या नहीं भी अचीव कर सके वो ख़त्म हो गया, इसके बाद हमें बस अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो देनी है। वो अगर कामयाब हो गए तो उनकी कामयाबी को अपने साथ हम लिंक कर लेते हैं। लेकिन ये एक जैद मुसलसल है और इसमें बहुत सारी मिसालें हमारे सामने, KFC वाले बाबा जी की मिसाल आपके सामने है कि सारी उम्र गुजारने के बाद उन्होंने उस ब्रांड के हवाले से सोचा और फिर वो ब्रांड आज पूरी दुनिया में मौजूद है। सो ये उम्र के किसी भी हिस्से में आप कुछ भी कर सकते हैं। और
कामयाबियों को समेट सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको सोलर पैनल्स के हवाले से बताते हैं। सोलर पैनल्स अमूमन घरों, इमारतों और खुले मैदानों में नस्ब किए जाते हैं, मगर यूरोपीय मुल्क स्विट्ज़रलैंड की बात की जाए, जो कि रात को हार गए हैं फ्रांस से, उन्होंने माहौल दोस्त तवानाई के हुसूल के लिए मुनफरिद और हैरान कुन तजर्बा करते हुए रेलवे ट्रैक को ही बिजली पैदा करने का जरिया बना लिया। स्विट्ज़रलैंड के इलाके ब्यूटिस में अप्रैल 2025 के दौरान इस मंसूबे का आगाज़ किया गया, जहां सनवेज नामी कंपनी ने 100 मीटर तवील रेलवे ट्रैक पर खुसूसी सोलर पैनल नस्ब किए गए। इस मंसूबे की खास बात ये थी कि ये पैनल्स को ज़रूरत पड़ने पर इंतहाई आसानी से निकाला और दोबारा नस्ब किया जा सकता है, जिससे रेलवे ट्रैक्स की मुरम्मत या फिर देखभाल में भी कोई रुकावट पेश नहीं आएगी। मंसूबे के तहत रेलवे ट्रैक पर 48 फुट वोल्ट सोलर पैनल नस्ब किए गए हैं, जो मजमूई तौर पर 18 किलोवाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। कंपनी के मुताबिक ट्रेन की आमदोरफ्त से ना सिर्फ पैनल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि उनकी सतह पर जमा होने वाली गर्द भी जुज़वी तौर पर साफ होती रहती है, जिससे उनकी कारकर्दगी बरकरार रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 से अब तक ये सोलर पैनल 16,000 किलोवाट से ज़ायद बिजली पैदा कर चुके हैं, जो मुतादिद घरों को सालाना बिजली की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी समझी जाती है। कंपनी का कहना है कि ये आजमाइशी मंसूबा 2028 तक जारी रहेगा। अगर 1 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक पर इसी तर्ज के सोलर पैनल नस्ब किए जाएं तो हर साल तकरीबन 200 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, जो तकरीबन 60 घरों की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। इस मुनफरिद टेक्नोलॉजी में फ्रांस समेत मुतादिद ममालिक दिलचस्पी ले रहे हैं और इसके मुमकिना इस्तेमाल पर तहकीक भी जारी है। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। और देखें कि किस तरह से रेलवे ट्रैक्स को बिजली पैदा करने का जरिया बना दिया और कितनी अच्छी तरीके से आपने ये स्टोरी बताई है, एक्सप्लेन की है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स पाकिस्तान में भी होने चाहिए, लेकिन जब यहाँ होते हैं तो फिर बहुत हमारे यहाँ तो लोग अपने पैसे खुद खर्चते हैं, अपने घरों के ऊपर लगाते हैं। वो एक नेट मीटरिंग की पॉलिसी दी थी खान साहब ने, और उसके बाद लोगों को कुछ आसानी हुई थी, लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने आके वो पॉलिसी भी खत्म कर दी। और अभी कल की बात आपको बताऊं कि इन्होंने अब ये कह दिया कि जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी थी, जिसमें 200 से ज़ायद यूनिट यूज़ करते थे, 6 महीने तक आप उससे बाहर निकल जाते थे और 6 महीने तक आपको एनालाइज किया जाता था और आपको वापस उसी कैटेगरी में डाल दिया जाता था अगर आप 200 से कम यूनिट यूज़ करेंगे। अब होगा ये कि अगर गज़ल अशरफ ने 200 से 201 यूनिट यूज़ कर ली, तो पहले तो आपका 200 पे 3,000 बिल आता था, 201 यूनिट यूज़ करेंगे तो आपका 10,000 पे बिल आएगा। और उसके बाद होगा ये कि आप सारी ज़िंदगी के लिए वापस प्रोटेक्टेड कैटेगरी में नहीं आ सकते, आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहेंगे। बिल्कुल जी, ये प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड का जो खेल है ना, ये इसी तरह से चलता रहेगा और इसी तरह से हम मुतासिर होते रहेंगे। ये थी आज की हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज। आप लेते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।